बैंक के आम सभा की कार्यवाही के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जी हाड़ा, बैंक अध्यक्ष श्री सतीश जी, हम बैंक के आपके चुने हुए संचालक मंडल के सभी साथियों की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय अध्यक्ष जी, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी से प्रोसीडिंग का कार्य से प्रारंभ किया जाए। तो अब आप इसकी कार्रवाई दिनांक 24/9/23 दिन रविवार शायद 3 बजे बैंक की 22वीं वार्षिक आम सभा उत्सव मैरिज गार्डन रिलायंस पेट्रोल पंप के पास होने में बैंक संस्थापक महोदय माननीय श्री हरिमोहन जी शर्मा, पूर्व वित्त राज्य मंत्री। उसके पहले मैं आप सब महानुभाव यहाँ विराजमान है, पधारे हैं और पधार रहे हैं, उन सबका इस अधिवेशन में माननीय श्रीमती मधुनवाल एवं उप सभापति सर श्री लटूर भाई उपस्थित रहे। आम सभा की कार्रवाई आरंभ करने से पूर्व विशिष्ट अतिथियों एवं बैंक संस्थापक महोदय तथा बैंक अध्यक्ष एवं संचालक मंडल सदस्यों द्वारा सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात बैंक की विशिष्ट अतिथि महोदय एवं संस्थापक महोदयों का संचालक मंडल सदस्यों एवं बैंक स्टाफ द्वारा स्वागत किया गया तथा विशिष्ट अतिथियों एवं संस्थापक महोदय एवं संचालक मंडल सदस्यों को भेंट लगाए गए। तत्पश्चात बैंक की कार्रवाई आरंभ की गई। आम सभा की कार्रवाई का संचालन बैंक निर्देशक माननीय श्री राजेंद्र जी भारद्वाज द्वारा किया गया। गत वार्षिक आम सभा 5/6/2022 की कार्रवाई की पुष्टि करना। बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मोहम्मद उस्मान के द्वारा गत वार्षिक आम सभा दिनांक 5 जून 2022 की मिनट कार्रवाई को उपस्थित सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाई गई, जिसकी उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। 22-23 का अनुमोदन करना। बैंक अध्यक्ष श्री सतीश जी शर्मा के द्वारा बैंक वर्ष 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन हेतु उपस्थित सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया, जिसमें बैंक की प्रगति के आंकड़े, सामाजिक सरोकार का निवारण एवं बैंक की प्रगति तथा मोबाइल एप्लीकेशन, साउंड बॉक्स आदि की सुविधा आदि से अवगत कराया गया, जिसकी उपस्थित सदस्यों द्वारा खुशी जाहिर करते हुए करताल ध्वनि से पुष्टि की गई। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने बैंक सदस्यों को दुर्घटना बीमा में बैंक द्वारा दी जा रही 3 लाख की सुविधा को बढ़ाकर 5 लाख करने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा, जिसकी उपस्थित सदस्यों द्वारा करताल ध्वनि से हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। बैंक के अंकेक्षण द्वारा 2022-23 का अंकेक्षण संतुलन के लाभानी खाता अंकेक्षण प्रमाण पत्र सहित अंगीकार करना। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वर्ष 22-23 का अंकेक्षण संतुलन के लाभानी खाता में ऑडिटर प्रमाण पत्र के अवलोकन एवं पुष्टि हेतु उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी उपस्थित सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन विचार के सर्वसम्मति से तुलना पत्र लाभानी खाता में ऑडिटर प्रमाण पत्र की पुष्टि की गई। बैंक द्वारा जिसकी माननीय उपस्थित सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन विचार के पारित प्रस्ताव 23-24 को सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। वर्ष 2022-23 में पारित बजट में निम्न मदों में अधिक हुए खर्चों का अवलोकन एवं पुष्टि पे विचार। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा वर्ष 2022-23 के पारित बजट से जिन जिन मदों में अधिक खर्च हुआ का ब्यौरा उसका स्पष्टीकरण मान्य सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका उपस्थित सदस्यों द्वारा अवलोकन किया। बाद अवलोकन एवं विचार के स्टाफ वाहन भत्ता आयकर में अधिक हुए खर्चों का स्पष्टीकरण दिया गया, जिसकी उपस्थित सदस्यों द्वारा करताल ध्वनि से पुष्टि की गई है। वर्ष 2022-23 की अंकेक्षण रिपोर्ट के भाग एका हो गई। बैंक द्वारा 1/4/22 से 31 मार्च 23 तक बनाए गए नवीन सदस्यों की पुष्टि पे विचार। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि निर्देशानुसार समय समय पर बनाए गए नवीन सदस्यों की पुष्टि नियमानुसार संचालक मंडल द्वारा प्रति माह होने वाली बैठक में की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में
बैंक द्वारा कुल 97 नए सदस्यों की भर्ती हुई, जिसमें सदस्य संख्या 9,363 से 9,459 तक शामिल है, जिसकी पुष्टि हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा वर्ष 2022-23 के शुद्ध लाभ 2,10,50,565 रुपये मात्र की विनोदित तालिका को उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें बैंक के नियमानुसार कोषों का प्रावधान करते हुए 31 मार्च 23 को जमा हिस्सा राशि का 10% की दर से सदस्यों में वर्ष 22-23 का लाभांश रिजूल करते हुए शेष राशि विभिन्न कोषों में रिजूल करते हुए तालिका प्रस्तुत की गई, चिंतन जो भी किया है उसके बाबत बैंक से इन प्रश्नों बाबत खुली चर्चा, अपनी बात बैंक के हित में करने के लिए ये खुली चर्चा का अधिवेशन प्रारंभ होता है। उसके पहले मैं हमारे बैंक के अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि कृपया पधारें और आपका स्वागत भाषण निवेदन करें, प्रस्तुत करें। बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की 23वीं वार्षिक आम सभा में आप सभी अंशधारियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान नगर परिषद बूंदी के उपाध्यक्ष आदरणीय लटोर भाई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष आदरणीय युद्धराज जी सोनी साहब, बैंक के सभी सम्मानित संचालकगण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, ये लगातार 23वां हमारा अधिवेशन है। इस अधिवेशन के माध्यम से हम बैंक की जो पूरे साल भर की जो प्रगति होती है, बैंक ने अपने स्तर पर क्या क्या अंशधारियों के लिए किया और बैंक का क्या लेखा जोखा है, वो हम प्रस्तुत करते हैं। और जहाँ कोई भी कमी होती है तो इस खुली चर्चा के माध्यम से अंशधारियों से भी उनके बहुमूल्य सुझाव प्राप्त किए जाते हैं। कहीं कोई अनावश्यक बैंक के द्वारा कुछ ऐसे कोई काम हो जाने अनजाने में, तो उसका ध्यान भी आकृष्ट आप लोगों के द्वारा किया जाता है, ताकि भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो और उसमें हम सुधार कर सकें और बैंक को नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में आपके बहुमूल्य सुझाव हमारे लिए कारगर साबित हो सके। इसीलिए इस तरह के हम आयोजन ये किए जाते रहें। आप सभी को ये मालूम है कि लगातार बैंक की स्थापना काल से ही अब तक करीब लाख और 2 लाख रुपए की पूंजी से व्यवसाय शुरू करने वाला ये बैंक आज लगभग 1 अरब और 13 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी इसकी हो गई है, जो अपने आप में ही मैं लगातार मेरा भी है शायद 12वां या 13वां अवसर होगा जो एक अध्यक्ष के रूप में मैं आपके समक्ष इस बैंक की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का मुझे अवसर आप लोगों के माध्यम से मिला। मैं आप लोगों का इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बैंक के स्थापना काल से ही लगातार आपने संचालक मंडल पर भरोसा प्रकट किया और संचालक मंडल भी आपके विश्वास पर लगातार खरा उतरने का ईमानदारी से प्रयास कर रहा है। कोई छोटी से छोटी संस्था होती है जिसमें 100 सदस्य भी होते हैं, वहाँ भी कभी सर्वसम्मति से और निर्विरोध कोई चुनाव नहीं होता, लेकिन जिस संस्था में 9,000 साढ़े 9,000 अंशधारी हो, वहाँ पर सर्वसम्मति से निर्विरोध संचालक मंडल का चुनाव हो जाए तो निश्चित रूप से ये बैंक की पारदर्शिता से चल रहे इस बैंक की कार्य प्रणाली पर जो आपका भरोसा है वो भी एक प्रकट करता है। लाखों रुपए की बचत भी चुनाव नहीं होने के कारण बैंक की होती है, उसका भी लाभ सीधा अंशधारियों को ही प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से मैं आप सभी अंशधारियों का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने विवेकपूर्ण निर्णय से संचालक मंडल के गत चुनाव में निर्विरोध चुनाव संपन्न करवाया, ताकि बैंक के लाखों रुपए का व्यय तो बचा ही सही, लेकिन पारदर्शिता के साथ काम करे संचालक मंडल को भी और अधिक मनोबल के साथ काम करने का एक अवसर मिला।
मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आप सभी इसी प्रकार से भरोसा प्रकट करेंगे तो निश्चित रूप से संचालक मंडल रिजर्व बैंक की गाइडलाइन की पालना करते हुए, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की नियमों की पालना करते हुए इस बैंक को और अधिक गतिशील तरीके से ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मददगार साबित होगा। बैंक ने गत वर्ष में भी लगभग 80 सदस्य हमने बनाए। पिछली आम सभा में हमने एक निर्णय लिया था कि अंशधारियों की अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसकी दुर्घटना बीमा की राशि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हमने करने का एक निर्णय पारित किया था आप सभी के सहयोग से, और उसकी अनुपालना करते हुए हमने गत माह में ही वो निर्णय लागू कर दिया है कि अब अगर दुर्घटना में किसी अंशधारी की कोई कैजुअलिटी होती है तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उस बीमा राशि के माध्यम से उस व्यक्ति की, उस अंशधारी की भरपाई तो संभव नहीं है, लेकिन उसके परिजनों को आर्थिक संकट से उबारने का एक छोटा सा प्रयास अर्बन बैंक ने किया। और बस 5 लाख रुपए की जो बीमा राशि की हमने पिछले माह से ही वो बीमा लागू करवा दिया गया है, ताकि अब जब कभी भी कोई इस प्रकार की कोई कैजुअलिटी होगी तो निश्चित रूप से 5 लाख रुपए की राशि उसके परिजनों को अर्बन बैंक के माध्यम से दी जाएगी। और संभवतः यह राजस्थान में ये पहला नागरिक सहकारी बैंक है, पहला, जिसमें बीमा राशि 5 लाख रुपए। राजस्थान के किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख रुपए नहीं है, केवल बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में ही वो राशि 5 लाख रुपए की है। और पिछले वर्ष तक इस स्कीम के माध्यम से हम अब तक 32 परिवारों को आर्थिक संबल दे चुके हैं। 32 हमारे अंशधारी भाई दुर्घटना में अकाल मृत्यु का शिकार हुए, लेकिन हमने उनके परिजनों को 32 ऐसे परिवारों को आर्थिक संबल देने का प्रयास किया है, जो भी एक अपने आप में बैंक की सामाजिक सरोकार की एक जो बात आती है, उसमें भी बैंक अपने दायित्वों का निर्वहन करने में पूरी तरह से ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। हम इस आम सभा के माध्यम से हम एक और नया काम करने का हमारा संकल्प है। अगर आप सभी लोगों की सहमति होगी तो हम निश्चित रूप से उस काम को भी आगे आने वाले समय में करेंगे। आप जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स को जब फिक्स डिपॉजिट कराने जाते हैं अपने जीवन भर की बहुमूल्य कमाई को, जब वो फिक्स डिपॉजिट कराता है, एफडी कराता है, तो सभी बैंक उस पर 0.5% अतिरिक्त ब्याज रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार देना निर्धारित किया हुआ है। हम आपके सहयोग से और आपकी स्वीकृति के आधार पर हम ये बोर्ड संचालक मंडल की गत बैठक में भी हमने ये इस तरह का प्रस्ताव रखा, तो संचालक मंडल भी इस बात पर पूर्ण तरह से सहमत था कि आम सभा के माध्यम से अगर कोई 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक उम्र का अति वरिष्ठ नागरिक अगर अपनी एफडी बैंक में कराता है तो उसको 0.25% का ब्याज अतिरिक्त देने का हमारी मन है। अगर आप सब लोग इस निर्णय से सहमत हों तो कृपया हाथ उठाकर अपनी स्वीकृति आगे उसके माध्यम से भी जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, आजकल छुट्टे पैसे नहीं होते, किसी ने 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये, 100 रुपये का कोई भी अगर उसने सामान खरीदा तो आजकल मोबाइल से ही वो ऑनलाइन गूगल पे के माध्यम से और उसके माध्यम से पेमेंट कर देता है। तो वो चीज़ भी अर्बन बैंक ने लागू कर दी है, लगातार पिछले काफ़ी समय से वो चीज़ लागू है। मैं आप सभी को इस बात का भी भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले समय में भी जो भी रिजर्व बैंक की गाइडलाइन होगी, उस रिजर्व बैंक की गाइडलाइन की अनुपालना करते हुए, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नियमों की पालना करते हुए इस बैंक को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और उसमें केवल आपका साथ चाहिए। और मैं इस बात का भी भरोसा दिलाता हूँ कि जिस ईमानदारी से, जिस पारदर्शिता के साथ वर्तमान संचालक मंडल काम कर रहा है, निश्चित रूप से
उसी भावना के अनुरूप हम आगे भी आपके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जो कुछ भी आपको सुझाव देना चाहें, जो कुछ भी कहीं आपको जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया है 2023-24 की, जो इसमें हमारी बुकलेट में जो कुछ भी आपके सुझाव हों, आप खुले मंच से आप इसका सुझाव दे सकते हैं। कोई कमियां इनमें नजर आए तो उस कमियों को भी की ओर भी आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने भरोसा व्यक्त किया और लगातार यह अवसर मुझे प्रदान किया पिछले 12-13 वर्षों से कि मैं आपके बीच में अपनी बात रखने का मुझे अवसर मिल रहा है। और ये पहला अवसर है। मुझे भी एक कमी महसूस हो रही है कि लगातार बैंक की स्थापना काल से आज दिन तक जो कुछ भी आम सभाएं हुई उसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मोहम्मद उस्मान जी की भूमिका भी रही, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी लगातार 2 वर्ष तक वो संविदा पर कार्य करने के बाद उनके निजी पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उन्होंने बैंक से स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र दिया ताकि वो अपने पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन कर सके। कमी हमें भी महसूस होती है, लेकिन सबका एक समय निर्धारित ये बदलाव परिवर्तन भी एक नियम है, तो उसी नियम के आधार पर परिवर्तन ये हुआ है। उस्मान जी की जगह हाड़ा साहब पुराने अनुभवशील आदमी है, वो अभी वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का दायित्व उनके पास आंशिक रूप से है, तो वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। शीघ्र ही हम स्थायी तौर पर भी बैंक कोई मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भी नियुक्ति करेगा। मेरे कर्मचारी साथियों ने भी जिस मेहनत से, जिस अल्प वेतन में जिस प्रकार से वो बैंक के हितों के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो बैंक के अंशधारी और खाता धारक नहीं है। बाहर के भी जो बैंक से दूसरे व्यक्ति भी है, सामान्य व्यक्ति भी है, लेकिन जिनकी सहानुभूति इस बैंक के साथ में, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अंशधारियों का और खाता धारकों का तो है ही सही, लेकिन बाकी तमाम सभी समाज के सभी वर्गों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने एक भरोसा व्यक्त करके इस बैंक की जो कार्यप्रणाली पर जिस प्रकार से वो सार्थक चर्चा करते हैं, एक अच्छा वातावरण बनाते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में शीघ्र ही हमारे बीच में हमारे बूंदी जिले के तीनों ही विधायक साहिबान, माननीय प्रहलाद जी गुंजल साहब, सभी लोग आपके बीच में आएंगे, आपसे रूबरू भी होंगे। तो मैं अब बैंक की आगे की गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए मैं हमारे लोकप्रिय उपाध्यक्ष जी आदरणीय युद्धराज सोनी जी से आग्रह करूं कि आप ने अपनी बात के द्वारा आपको बैंक के बाबत पूरा लेखा जोखा के साथ आपके सुझाव, आपकी शंकाएं, आपके प्रश्न पूछने के लिए आप अपना दायित्व निभा सकते हैं। हम उनके ऊपर विचार विमर्श करके आपके सामने ही उसको देखा जाएगा, तो कृपया अब खुली चर्चा में आप अपनी भागीदारी निभाएं। आप अवलोकन फरमाएं। हाँ, अपना करूंगा कि वे इन्हें पूर्ण करें। बैंक में वित्तीय वर्ष 2024-25 का वैज्ञानिक ऑडिट करवाने बाबत स्वीकृति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे गए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म BKJ 23वीं वार्षिक आम सभा जो आपके द्वारा आयोजित की गई है, उसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस बैंक के संस्थापक, संरक्षक एवं चेयरमैन एवं समस्त संचालकों द्वारा जो उचित निर्णय हमेशा लिए गए हैं, उससे अंशधारियों को तो लाभ मिल रहा है एवं आम जनता को उससे लाभ मिल रहा है, और इसके बैंक लगातार लाभ भी अर्जित करिए। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं बाजार में रहता हूँ, कई बार चर्चा करते हैं तो लोगों का आपके द्वारा पिछली बार एक निर्णय लिया गया था कि एक्सीडेंटल बीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया, तो ये बहुत सराहनीय कदम था।
मार्केट में, बाजार में, आम जनता में, इसके लिए आपके प्रति सकारात्मक सुझाव है और जो आपका संचालक मंडल है उसके निर्णय की सब सराहना करते हैं। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठा, आम जनता से चर्चा भी करते हैं। आज डिमांड ये है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बैंक से भी अंशधारी उम्मीद रखते हैं। जिस प्रकार पहले योजनाएं चलती थी, जैसे चिरंजीवी योजना, उसका भी आयुष्मान में कन्वर्ट कर दिया। जब व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाता है तो वहाँ पे कई बार टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, 100% कैशलेस नहीं होता है, तो उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि कई 100% कैशलेस हेल्थ सेक्टर में भी काम होता है। जैसे कि आपने सुना होगा टाटा हेल्थ केयर का है, अपने स्टार हेल्थ है। तो यदि अंशधारी कुछ राशि लेकर के अंशधारियों का 100% कैशलेस स्वास्थ्य बीमा करें तो इससे अंशधारियों को बहुत लाभ मिलेगा और इसका एक अच्छा संदेश जाएगा और राजस्थान में एक अनूठी पहल होगी। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संचालन मंडल से निवेदन करता हूँ कि इस तरह का कोई निर्णय लें ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छी पहल करें, एक अनूठा पहल करें जो राजस्थान में एक इतिहास रचे कि आम अंशधारियों को इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उनको लाभ मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत सुझाव है और अगर रिजर्व बैंक और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप इस तरह की कोई योजना लागू हो सकती होगी तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी लेकर इस योजना को लागू कराने का भी हम प्रयास करेंगे। एक बार इसकी जानकारी ले लेते हैं कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये और अन्य बैंकों में अभी इस तरह की कोई योजना राजस्थान में है नहीं। अगर ऐसा होगा तो मैं फेडरेशन का डायरेक्टर होने के नाते भी वहाँ पर भी इसकी चर्चा करूँगा। अगर ये हो सकती होगी तो निश्चित रूप से बोधी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पहला बैंक होगा राजस्थान में जो इस योजना को लागू करेगा। आज के इस तेईस से वार्ड विधानसभा के प्रश्न आए, आप सभी लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि इस बैंक के बहुत प्राचीन, बहुत पुराने सदस्य स्वर्गीय श्री रामदत्त दोरासरी साहब ने एक बार एक प्रश्न उठाया था जो उधर कहीं उस बैंक के अंदर कर्मचारियों के बारे में उन्होंने एक प्रश्न उठाया था। मैं उस प्रश्न के दोहराते हुए ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्तमान में हमारे बैंक में जितने भी कर्मचारी हैं उनमें से कितने स्थायी कर्मचारी हैं, और अगर स्थायी कर्मचारी कम है तो क्या उन कर्मचारियों को स्थायी करने के बारे में बोर्ड कोई विचार कर रहा है, और उन कर्मचारियों के वेतनमान के बारे में जो अन्य बैंकों की तुलना में जो उनका वेतनमान है उसके सुधार के संबंध में क्या आप मंडल कोई विचार कर रहा है तो बैंक कर्मचारियों को पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर आत्मविश्वास के साथ करने के लिए उनके वेतन और वेतनमानों में आवश्यक सुधार की आवश्यकता है। बैंक में वर्तमान में 3 कर्मचारी ही नियमित कर्मचारी, 3 या 4 बाकी जो कर्मचारी थे वो हर साल एक कर्मचारी निवृत्ति की ओर है। अगले वर्ष सुरेंद्र भारद्वाज जी की भी सेवानिवृत्ति हो जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे, और केवल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बूंदी नहीं, राजस्थान के तमाम नागरिक सहकारी बैंक जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, राजस्थान की सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों सहकारिता डिपार्टमेंट ने जैसा नया सर्विस भर्ती बोर्ड बना दिया, उससे हम जिन लोगों को, जो लोग अभी अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, उनको स्थायी करने में उनको दिक्कतें हैं, क्योंकि उस सर्विस भर्ती बोर्ड के माध्यम से जो लोग वहां पर पात्र होंगे, जिनका और राजस्थान की सरकार चयन करेगी, वही लोग यहाँ पर परमानेंट नियुक्त होकर आएंगे। राजस्थान की फेडरेशन भी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी, राजस्थान की सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के भी अपने अपने स्तर पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मुझे भरोसा है क्योंकि अभी पिछले माह में वर्तमान सरकार के सहकारिता मंत्री श्री गौतम दत्त जी से हमारा एक बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक प्रतिनिधि मंडल मिला, उसमें काफी विस्तार से चर्चा हुई और उस पर भी उन लोगों को माननीय मंत्री महोदय ने मौखिक स्वीकृति दे दी थी कि अभी सर्विस भर्ती बोर्ड की बाध्यता को खत्म करके अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को ही ये पावर दिए जाएंगे
ताकि वो जिसको भी उचित समझे संचालक मंडल नियमित कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी को स्थायी कर सके। लेकिन जब तक वहाँ पर वो नियम कानून नहीं बन जाएगा, मौखिक बात करना एक अलग बात है, उसकी लगातार प्रक्रिया चल रही। हमने भी कई बार मोदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल में भी ये बातें उठी और हमने भी हमारे यहाँ से कई बार रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ से प्रस्ताव लेकर भी राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार को भी भेजे जा चुके हैं, माननीय मंत्री महोदय जी को भी भेजे जा चुके हैं, लेकिन उस पर कोई जवाब वहाँ से आता नहीं है। मार्गदर्शन कई बार हम प्राप्त करते हैं लेकिन कोई जवाब वहाँ से नहीं आता है। माननीय मंत्री महोदय ने आश्वस्त तो किया है, लेकिन वर्तमान में अभी फिर एक महीने भर में फिर उपचुनाव आ जाएंगे, फिर सरकार चुनाव में लग जाएगी, तो अभी उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो उसका होना चाहिए, जो सरकार जो नियम बनने चाहिए वो नियम अभी बने नहीं है। लेकिन लगातार राजस्थान में सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इस परेशानी से जूझ रही है। किसी बैंक में 4 कर्मचारी है, किसी में 8 है, जरूरत 20 की है, लेकिन स्थायी कर्मचारी जब तक नहीं होंगे तब तक हम वो पावर भी डेलीगेट उनको नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ तक वेतनमान की बात है, हमने राजस्थान कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव राजस्थान में जो नियम बना रखे अधिकतम सीमा वेतनमान की, उन वेतनमानों के करीब हम आसपास ही हैं और फिर भी आने वाले समय में हम और बैंक की प्रगति का मुख्य स्तंभ बैंक स्टाफ बताया है, इसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इतने सालों से बैंक के स्टाफ कर्मचारी और अधिकारी वो सिविल ड्रेस में आते हैं, उनके लिए ड्रेस होना चाहिए जिससे बैंक में डिसिप्लिन हो और ये महसूस हो या मैं बैंक का अधिकारी है या कर्मचारी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि दिवाली के पहले उनकी यूनिफॉर्म बनाना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है। दो नंबर ये है कि उनकी सैलरी में नियम अनुसार तरक्की की जाए। जो पुराने कर्मचारी हैं या पुरानी तनख्वाह चल रही है, आज महंगाई का युग है, इसलिए उनकी तनख्वाह में नियम अनुसार तरक्की की जाए। तीसरा सवाल ये है कि जैसा आपने लिखा है कि राजस्थान में पहली अधिकारियों को 5 लाख का बीमा हो रहा है, ये तो सोचिए अंधारी का इंतकाल होने के बाद आप ये दे रहे हो। लेकिन जो अंशधारी 70-75 साल के आपके साथ चल रहे हैं, मैं चाहता हूँ उसके लिए भी कुछ योजना बनाई जाए जिससे कि वो आपके विश्वास करें। हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अंशधारियों को कम से कम 12 महीने में आम सभा बुलाकर उनका मीठा मूठा कर देते हो, खाना खिलाकर उनका इस्तेमाल करते हो। इसके लिए निश्चित रूप से अमल कर भी रहे हैं और आने वाले समय में जो आपने बहुमूल्य सुझाव दिए उनका भी हम उनको इम्प्लीमेंट करने का भी सार्थक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और बूंदी के लाड से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भाई सदैव जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष भाई नडूर भाई, संचालक मंडल के मेरे साथियों और मेरे अंशधारी साथियों, माननीय आप बैंक को उच्च पद पर ले जा रहे हो, उसका मैं कर्मचारी साथियों की ओर से कहना चाहता हूं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन वितरित किए जाए, लोन की प्रक्रिया को सरल किया जाए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत। और मेरा एक ही प्रश्न है, अगर आप लोगों को चीज समझे तो उसको मानना मेरी बात मेरा ये है कि चुनाव संबंधी है। चुनाव संशोधन में सभी सरकारी संस्थाओं में वार्ड की व्यवस्था हो चुकी है और इस बैंक में बहुत ज़्यादा सदस्य हैं, इसलिए इसमें भी वार्ड व्यवस्था की जाए। अगर आप जी समझे ये सदन तो मेरी बात को स्वीकार करें। हम भी गंभीरता से विचार करेंगे और जो भी बैंक के हित में होगा उसके अनुरूप निर्णय जरूर लिया जाएगा। अभिनंदन, स्वागत श्रीमान आपका भी पधारने ही वाले हैं।
का स्वागत करने का कष्ट करें। अनुमोदित होने के उपरांत में हमारे माननीय चांदा साहब की स्वागत अभिनंदन आपका साफा बंधन के साथ स्वागत अभिनंदन किया है। जवान नौजवान बूंदी के लिए सदैव हितों के लिए तत्पर रहने वाले में सहकार क्षेत्र को अपना जीवन समर्पित रखने वाले आदरणीय ब्रजमोहन जी शर्मा करें। बाकी वैशाली दिन आज हमारे माननीय साथ आगे बढ़ रही है आपकी बैंक। धन्यवाद प्रबंधक। सारी बात विस्तार से आपके समक्ष कर चुका हूँ, लेकिन हमारे इस आम सभा में जो हमारे अतिथिगण राजस्थान विधानसभा में पूर्व मंत्री और वर्तमान में इंदौरी से विधायक आदरणीय अशोक चांदा जी, केशवराय पाटन के हमारे विधायक और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय CL प्रेमी साहब, पूर्व मंत्री और बैंक के संस्थापक आदरणीय श्री हरिमोहन शर्मा साहब, नगर परिषद बूंदी के लोकप्रिय सभापति, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के भी उपाध्यक्ष रहे आदरणीय लटूर भाई, सहकार नेता और बैंक के वर्तमान में उपाध्यक्ष आदरणीय विद्राज जी सोनी साहब, नगर परिषद बूंदी की हमारी सभापति, हम तो अभी भी सभापति इन्हीं को ही मानते हैं, मधु जी नोवाल, पूर्व प्रधान बहन मधु वर्मा जी, पूर्व प्रधान भगवान जी नोवाल साहब, मंच पर उपस्थित सभी हमारे संचालक मंडल के सभी साथीगण, यहाँ पर विराजमान इस बैंक की उन्नति के सभी हमारे साथी, हमारे मार्गदर्शक, अंशधारीगण, मीडिया के सभी महोदय, आदरणीय चांदना जी का, आदरणीय CL प्रेमी साहब का, आदरणीय लटूर भाई का हृदय के गहन तल से बहुत बहुत इनका आभार अभिव्यक्त करूं कि इन्होंने 2 दिन पूर्व ही जब मैंने इनसे निवेदन किया कि हमारी इस तरह की बैंक की आम सभा है, तो उसमें आपको अतिथि के रूप में पधार कर हमको आशीर्वाद प्रदान करना है। तो CL प्रेमी जी का तो मुझे ध्यान था कि ये तो बैंक से पूर्व में भी जुड़े रहे हैं और बैंकिंग के प्रति इनका बहुत स्वाभाविक लगाव भी है, लेकिन चांदना जी ने कहा यार बैंक में विधायकों का क्या है, तो
मैंने कहा भाई साहब आप आओगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपके अनुभवों का लाभ हमें भी मिलेगा, सब लोगों से मेल मुलाकात भी होगी। और बैंक में तो विधायकों का ही नहीं, हर आदमी का ही बैंक से तो लेना देना है। इसलिए आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा सभी का। मान्य गुंजल साहब भी हरियाणा में थे, जब 3 दिन पहले उनसे बात करी थी, उन्होंने कहा मैं प्रयास करूंगा, लेकिन आज सुबह उनका फोन भी आ गया कि मैं कोटा पहुंच गया हूं और निश्चित रूप से मैं शाम को हाजिर होऊंगा, तो वो भी रास्ते में ही है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। सारी बातें विस्तार से पूर्व में हम लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं माननीय हमारे अतिथि गणों को ये निवेदन कर दूं कि 1987-88 में इस बैंक की स्थापना हुई और मात्र 150 रुपये महीने किराए के एक कमरे में इस बैंक को हमने चालू किया और लगभग लाख और 1.5 लाख रुपए की पूंजी से इस बैंक का शुरुआत हुई। लेकिन 87-88 में इस बैंक की जब लाख और 2 लाख रुपए से बैंक की शुरुआत करने के बाद मुझे मान्य अतिथि जो हमारे चांदना साहब हैं, हमारे प्रेमी साहब हैं, मुझे बताते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि आज पहुंच गई। मैं एक और बात मान्य चांदना साहब और प्रेमी साहब को विशेष रूप से, क्योंकि संस्थापक महोदय जी तो हर क्षण के इसके साक्षी हैं, उन्होंने जो बीज इसका रोपा था आज वो वट वृक्ष बनकर असहाय लोगों की मदद कर रहा है। लगातार इसमें पारदर्शिता के साथ में माननीय चांदना साहब हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं और अभी लगभग 9,500 अंशधारी इसके जो मतदान का प्रयोग करते हैं। पिछले चुनाव में भी निर्विरोध 9,500 अंशधारी जहां पर मौजूद हो वहां पर निर्विरोध चुनाव होना अपने आप में बैंक की संचालक मंडल की पारदर्शिता, उनकी ईमानदारी और बैंक के हितों में काम करने की जो उनकी शैली है, उस पर मोहर लगाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं अंशधारियों का भी जो उन्होंने हम पर भरोसा व्यक्त किया। हमने देखा है 3-3, 4-4 पैनल पूरे चुनाव लड़ते थे, 9-9, 10-10, 11-11 लोगों, और हमें हमारी विपरीत विचारधारा से तो युद्ध लड़ना ही पड़ता था। अपनी ही विचारधारा के लोग भी पैनल बनाकर इस बैंक के जो काम करने वाले लोगों के सामने अपनी एक अलग से टीम बनाकर चुनाव में अपनी तरफ से चुनाव लड़ाया जाता था। लेकिन मुझे अंशधारियों को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार बैंक की स्थापना काल से आज दिन तक उन्होंने उसी विचारधारा, उसी टीम को आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इसी के फलस्वरूप आज हम 2 लाख रुपए से स्थापित इस बैंक को अब 1 अरब से ऊपर पहुंचाने में कारगर साबित हो पाए। सामाजिक सरोकार में भी बैंक, मैंने पूर्व में भी बताया, पहले हम 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा करते थे, अब हमने 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल क्लेम, अगर अंशधारी कोई भी है, अगर उसका एक्सीडेंट में कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो हम उसको 5 लाख रुपए उसके परिजनों को दुर्घटना बीमा की राशि उपलब्ध कराते हैं। और अब तक हम 32 परिवारों को दुर्घटना बीमा की राशि इनको दिलवा सरोकारों का भी दायित्वों का भी ईमानदारी से निर्वहन किया है। और जो छोटे छोटे लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कोई चूड़ी बनाने वाला है, कोई मोची है, कोई दूसरा अन्य लोग हैं, उनको हम 25,000 50,000 रुपए तो बिना सिक्योरिटी के ही, जिनके बच्चों का विवाह नहीं हो पाता, ऐसे लोगों को भी हम छोटे छोटे लोन उनको देते हैं ताकि उनके कामों में उनको उनका लाभ मिल सके। ऐसे छोटे लोग, छोटे व्यापार करने वाले लोग, छोटे दुकानदार लोग जब आकर हमको धन्यवाद देकर जाते हैं तो हमारे लिए उससे बड़ा सुकून का काम कोई दूसरा होता नहीं है। इसलिए बैंक सामाजिक दायित्वों का भी ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है। मैं बहुत अधिक लंबी बात नहीं कहकर फिर कभी जब अवसर आएगा तो विस्तार से बात करेंगे। ऐसे तीनों विधायकों का मैं बैंक की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। पाटन से
केशव नगरी से विधायक माननीय श्री लटूर भाई से पालिका उपाध्यक्ष लटूर। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। आपका विश्वास हरिमोहन जी के ऊपर, जो आपने इतना बड़ा विश्वास कायम किया है, उसी की बदौलत है कि आज हमारा ये बैंक निरंतर प्रगति की ओर जा रहा है। मैं आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आज हमारे बीच में हमारे 3 विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों ने उड़ाई खुशबू। परम सम्मानीय हिंडोली के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय अशोक चांदना जी, के पाटन के विधायक सम्मानीय CL प्रेमी जी, और बूंदी के हमारे सबके चहेते लाडले परम सम्मानीय बूंदी विधायक और अर्बन बैंक के संस्थापक परम आदरणीय हरिमोहन शर्मा जी, हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रफीक दोस्तों, इज्जत माओ बहनों, सभी इस बैंक के अंशधारीगण, मैं ज़्यादा नहीं कहकर यही कहना चाहूँगा कि जो आदमी जिनके दिमाग में रात दिन एक सेवा का जो दिमाग में रहती है, आदरणीय बाबूजी के, उन्होंने बैंक के माध्यम से भी आज काफी लोगों की सेवा की है। निदेशक और बूंदी के और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभी अंशधारी और सदस्यगण, साथियों, जैसा कि अभी सतीश जी ने आपको बताया कि ये बैंक 1987 में 1987 में ये प्रारंभ हुई। हरिमोहन जी ने मेहनत करके इसको यहाँ तक बढ़ाया है, और मैं समझता हूँ कि सतीश जी भी लगातार इस बैंक को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब बैंकिंग जो परिदृश्य हमारे टाइम था वो अब बदल गया है। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हो गई है। हमारे टाइम बैंक अलग थी। आज कोई भी काम आप, क्योंकि पूरे कंप्यूटर का ज़माना है, जब कंप्यूटर आए थे, राजीव गांधी जब कंप्यूटर को लेके आए थे, तो लोगों में ये भ्रम था कि अब कैसे काम चलेगा, नौकरियां चली जाएगी, काम कैसे होगा। लेकिन परिस्थितियां बदल गई। आज ये स्थिति के बहुत सारी प्राइवेट बैंक के आ चुकी हैं, लेकिन पहले वाले सिस्टम में अब में बहुत अंतर है। हमारे टाइम जब हम बैंक में हमने नौकरी करी, तो मैं बताऊं कि हम जो है आराम से वैसे ही बुला के लोन दे देते थे, बुला के लोन दे देते थे। मैंने कई लोन दिए ऐसे, हमने BI के भाई लोन दे रहे हैं। अभी आप जो है, एक बार ऐसी स्कीम आई कि 1 लाख तक का लोन हम आपको डेयरी पे देंगे। मैं यहाँ बाईपास में मैनेजर था, तो हमने लवान में जाके लोन दे दिया। देखो आप, मेरे पास मेरे 2-4 दोस्त आए,
लवान कहाँ पड़ता, हमने लवान में लोन दे दिया और वो सारे लोन खराब भी हो गए। लेकिन हमने मॉर्गेज कर रखा था और हमारा गलत इंटेंशन था। बैंक में तो ये बात है कि आपका इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने एक बार या 2 ट्रैक्टर दिए। मैं आपको हरिमोहन जी, मैं आपको एक वो सुनाता हूँ। अशोक जी, मैंने एक बार ये सामरवाड़ी में मैंने लोन दिया एक व्हील को, और उसके बाद उसने मेरे को गलत ज़मीन दिखा दी और गांव वालों ने भी कह दिया साहब इसी की ज़मीन है, और हमने उसको ट्रैक्टर और ट्रॉली का लोन दे दिया साहब। और 15 दिन बाद मेरे पास एक कंप्लेंट आ गई कि साहब ये तो फर्जी लोन हो गया। तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये तो मामला गड़बड़ है। मैं गांव में गया, फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार ऑडिट हो रही है, तेरा ट्रैक्टर और ट्रॉली लिया। तो मैंने उसकी ट्रैक्टर और ट्रॉली मंगवाई और फिर मैंने उससे चाबी ले ली। चाबी लेकर के वो ट्रैक्टर मैंने साल भर तक ये गुड़ा नाथावत वाले उनके यहाँ रखा, और फिर मैंने उस केस को रोड़ा में दिया क्योंकि वो इंडोली में लगता था। सुरेश जी वहाँ SDM थे, मैंने वहाँ लेकर के फिर उसको बेच करके और हमने पूरा पैसा चुकाया। अनुरोध स्वीकार कर इस अर्बन बैंक की आम सभा में पधार कर संबोधित करने और अपने अनुभवों उसमें की जानकारी देने और इस बैंक के शेयर होल्डर्स को हौसला अफजाई के लिए जो आप यहाँ पधारे, उसके लिए हृदय के गहन तल से आपका आभार। और यही नहीं, ये उपस्थिति आप लोगों की सामूहिक रूप से इस सभा में उपस्थिति राजनीतिक रूप से भी एक नई दिशा का संकेत देगी। ये भी इसका एक असर पड़ने वाला है। ये सही है कि 150 रुपए के कमरे में जिस बैंक के आज बिल्डिंग के हम मालिक हैं, उसमें ही 50,000 रुपए की शेयर कैपिटल से ये बैंक आरंभ किया। निरंतर प्रयासरत रहे, सभी अंशधारियों ने सहयोग किया, सभी बैंक के स्टाफ और तत्कालीन जो भी काम करने वाले थे उनका प्रयत्न रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यशैली जो बैंक के कर्मचारियों की, जो अंशधारियों की, जो बैंक ऑफ डायरेक्टर्स की रही, उससे जनता में ये विश्वास जागृत हुआ कि ये बैंक निष्ठा, ईमानदारी से काम करेगा और लोगों की सामाजिक सरोकारों में तो सहायता करेगा ही सही, लेकिन उनके द्वारा जमा की गई पूंजी को भी सुरक्षित रखकर अपने प्रयासों से उस पूंजी को सुरक्षित रखते हुए लोगों की सहायता करके इस बैंक को शीर्ष स्थान पर पहुंचाएगा, ये लोगों का विश्वास रहा। एक और तो बड़े बड़े बैंक हैं, नेशनलाइज्ड बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, HDFC जैसे प्राइवेट बड़े बड़े बैंक हैं। उन नेशनल स्थिति के, राष्ट्रीय स्थिति के बैंकों के बीच में ये एक छोटा सा बैंक अपने क्रेडिट बनाकर, अपने विश्वास के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, अंशधारियों के सहयोग के आधार पर, बोर्ड के डायरेक्टर्स की ईमानदारी के आधार पर उन नेशनल बैंक से कंपटीशन करके है आज हम इस स्थान पर खड़े हैं। कंपटीशन साधारण नहीं है, उनके आगे हम लगते कहाँ हैं। लेकिन अशोक जी, प्रेमी जी, गुंजल साहब, राजस्थान में ये पहला बैंक था जिसने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस चालू किया और अपने शेयर होल्डर्स की एक्सीडेंट होने पर पहले 2 लाख का, फिर 3 लाख का और आज 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का अगर कोई काम किया है तो पूरे ही राजस्थान में नेशनल बैंक नहीं कर पाए, प्राइवेट बैंक नहीं कर पाए। लेकिन ये अर्बन बैंक है, बूंदी का एक छोटा सा बैंक, जिसने प्रदेश स्तर पर एक नवीन पहल की और जिसका अनुसरण आजकल सब बैंक करने लगे। इन सब बातों के साथ में चुनाव भी होते हैं और यही एक ऐसा बैंक है, कोटा में भी है आपके ये अर्बन बैंक आपके,
लेकिन वहाँ ऐसी आम सभाएं नहीं होती। वहाँ गिनती के आदमी को एकत्रित कर, कोरम पूरा कर, और उसमें सभी बातें हो जाती है। कई बार हमारे अतिथि रामकृष्ण जी बिड़ला भी रहे, उनको भी हमने कई बार बुलाया, उनका भी आशीर्वाद लिया। वो खुद ही कहते थे, यार आप इतनी बड़ी आम सभा क्यों बुलाते हो? लेकिन आम सभा बुलाकर लोगों के सामने अपने उस बैंक की प्रगति और कमियों की जानकारी लेने की बात, जब तक आप आम सभा न बुलाओगे तो वास्तविकता आपके और हमारे सामने नहीं आएगी। खुली किताब रख, जैसे प्रेमी जी है ना, अभी प्रेमी जी कई बातें सुना रहे थे, अब उनको वैसे नहीं करना है। अपन को उतनी हिम्मत भी नहीं दिखाना। अपन को तो अपने बैंक का जो आप सब लोगों का जो अपनी जो प्रतिष्ठा बनी हुई है, उस विश्वास को कायम रखकर अपनी हैसियत के अनुसार काम करना है। मैनेजर बनने के बाद और पाटन में पोस्टिंग होने के बाद इधर तो बैंक मैनेजर ही करते थे, इधर हर एक कांग्रेस का फंक्शन अटेंड करते थे, तो प्रतिफल तो उसी का मिला है एमएलए बनने का। तो मैं आपको सबसे ही एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरा निवेदन है आप सबसे कि जो भरोसा कायम किया ना, चुनाव में भी आपने हमेशा, अब तक जितने भी चुनाव हुए, निर्विरोध तो अभी गया चुनाव हुआ है, लेकिन अब तक जितने भी चुनाव हुए, जो पैनल हमने हमारी तरफ से शेयर होल्डर्स के सामने प्रस्तुत किया, सब लोगों के चुनाव में भाग लेने के बाद भी इन सभी शेयर होल्डर्स ने जो पैनल हमने अपनी ओर से जो जनता के सामने, शेयर होल्डर्स के सामने रखा, हमेशा वही जीते और उन्हीं को बहुमत मिला। 87 से आज तक यही स्थिति है। तो इसके लिए मैं आप सबका आग्रह किया, उस भरोसे पे खड़े उतरेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, और अध्यक्ष जी से भी करना चाहता हूं कि अगर ये भरोसा टूटा ना, तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। इसलिए भरोसे को कायम रखने के लिए बिल्कुल पारदर्शी ढंग से आपको और हमको, जैसे अब तक आप काम कर रहे हो, वैसे ही काम करते रहना चाहिए, ताकि आप लोगों का, आम जन का आप में भरोसा बना रहे। मैं पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वैसे एक संदर्भ तो नहीं है, लेकिन एक मेरी तरफ से आपके सामने एक प्रस्ताव है। वो राजनीतिक नहीं है, वो सभी बूंदी की, जितने भी बूंदी जिले के जो भी लोग हैं, गुंजल साहब सहित, कि हम जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें एयरपोर्ट के बनाने का तो हम समर्थन करते हैं खुले दिल और खुले दिमाग से। 3000 बीघा जमीन भी बूंदी जिले की उसमें गई। मैंने विधानसभा में भी उठाया था कि एमओयू जो हुआ, उस एमओयू में बूंदी का नाम नहीं है। तो हम यहां भी सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित करते हैं, जमीन हमारी, जिला हमारा, और एयरपोर्ट के एमओयू में हमारा नाम नहीं होना हमारे लिए चिंता की बात है। इसलिए हम सब बूंदी के लोग ये मांग करते हैं कि एमओयू में, एयरपोर्ट में बूंदी का नाम होना चाहिए। अगर बूंदी का नाम नहीं हुआ, बूंदी का नाम नहीं हुआ, बूंदी की जमीन पर बूंदी बनने वाले में बूंदी का नाम नहीं हुआ, तो हम डटकर इसका प्रतिरोध करेंगे। आप सब हाथ खड़ा करके इस बात को प्रमाण करें कि हाँ, बूंदी का नाम उसमें होना चाहिए। यहाँ आप सब पधारे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। भरोसा रखो, बैंक प्रॉफिट की तरफ आप सब उसका ध्यान दें। कारण हो तो वो उसमें पढ़ लेंगे, ऑडिट में जो आया है उसमें, लेकिन प्रॉफिट कम ना हो, प्रॉफिट भी उतना ही होना चाहिए, प्रॉफिट भी उतना ही चाहिए।
एनपीए आपका पहले गत टाइम पर 1,11,00,000 था, आपके एनपीए 1,38,00,000 है। तो एनपीए पे भी बैंक और बैंक के डायरेक्टर्स और इनके स्टाफ पूरा ध्यान दें। धन्यवाद। जय हिंद। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी काम हो रहा है वो अंशधारियों के हितों में हो रहा है। इसलिए लाभ की बात और लाभ है तो हमने अंशधारियों को फिक्स डिपॉजिट पे उनका ब्याज दरें उनकी बढ़ाई है, इसलिए वो लाभ हम कम लाभ हो पाया। धन्यवाद। 23वें वार्षिक अधिवेशन में आपके हमारे बीच में बूंदी जिले के सबसे वरिष्ठ विधायक और सभी कांग्रेस जन के मार्गदर्शक परम सम्मान्य हरिमोहन जी शर्मा साहब, पार्लियामेंट के कैंडिडेट रहे, जुझारू, संघर्षशील और आम जन के लिए सड़क पर आकर संघर्ष करने वाले हमारे बड़े भाई प्रहलाद जी गुंजल साहब, पाटन के प्रेमी, आपके प्रेमी, मेरे प्रेमी, सबके प्रेमी, जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान जब आपने बैंक के अधिवेशन में बुला लिया तो उनके दिल के धागे भी उन्होंने खोल के आपके सामने रख दिए। उनके जीवन की जो कई बातें ऐसी थी शायद और कई लोगों को पता नहीं होगी, वो इस अधिवेशन में हम सबको पता लग गई। ऐसे हमारे साथी विधायक सामान्य सीएल प्रेमी जी, हमारी पूर्व चेयरमैन नहीं, क्योंकि वोटे से तो यही बनी है। लोकतंत्र में और संविधान में ये गलत परंपरा इस राजस्थान में पहली बार पड़ी है, नहीं तो 60 साल 65 साल कांग्रेस ने भी राज किया है देश में। यदि देश की संस्थाओं को कानून खत्म करके उनका अधिकार छीनकर चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाने की प्रथा डालनी होती तो शायद कभी भी दूसरी पार्टी देश में चुनकर नहीं आती। लेकिन इस देश को ऐसा संविधान कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं है, लेकिन जो बात है वो चली है तो दूर तक तो जाएगी। देश को ऐसा संविधान 60-65 सालों में कांग्रेस पार्टी ने दिया कि जब देश के लोगों ने सोचा कि हमको चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाना है, तो देश के लोगों के पास में उतनी ताकत थी कि एक चाय वाले को उठाकर प्रधानमंत्री बना। मैं समझता हूं कि उस संविधान और लोकतंत्र के नीचे ही हम सब, चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, चाहे राजनीतिक लोग हैं, चाहे आम जन है, चाहे कानून व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था है उसके नीचे है, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। हमारी चेयरमैन नोवाल साहब, वाइस चेयरमैन साहब, मेरे भाई और मित्र आपके बैंक के अध्यक्ष भाई सतेश जी, सम्मानित मंच पर सभी बैंक के पदाधिकारीगण और बैंक के आज इस हॉल के अंदर पधारे हुए सभी अंशधारी, शेयर होल्डर्स, साथियों, मैं समझता हूं कि ये जो किताब आज इस मीटिंग में, ये खुली किताब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने पेश करी है बूंदी जिले के लोगों के सामने, ये कोई, इसमें बहुत ताकत लगती है। सत्य को पूरे जमाने के सामने रख देना और उसको खुलकर बोल देना, ये कमजोर लोगों के बस की बात नहीं है। जैसा कि पूर्व वक्ता सामान्य हरिमोहन जी कह रहे थे कि कोटा में कई लोग तो केवल कोरम पूरी करके ही मीटिंग कर लेते हैं, तो उनके पास होगा कुछ छुपाने के लिए कि जो वो जमाने के सामने नहीं आने देना चाहते हो। लेकिन सबसे बड़ी ताकत आपके बैंक की मैं आज ये देख रहा हूं, पहली बार आया हूं, कि जमाने के सामने खुलकर सारे अकाउंट्स और सालाना प्रतिवेदन रख दिया, मुनाफा घाटा किसके क्या कारण रहे, ऑडिट सबके सामने रख दिया। मैं समझता हूं इसमें बहुत ताकत लगती है और मैं समस्त शेयर होल्डर्स, समस्त आपके कमेटी अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई और आप हर साल दिखाते हो। और उसी वजह से
बूंदी के शहर की जनता जो है आप पर हर चुनाव में विश्वास भी करती है और निरंतर आपके हाथ में मैनेजमेंट दिया हुआ है। मैं आपको इसकी बधाई देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ और आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, आपका बैंक आगे बढ़ता रहे, इस बैंक के सब शेयर होल्डर्स उनकी प्रगति होती रहे, ऐसी में मेरी तरफ से शुभकामना आपको प्रेषित करता हूँ। निश्चित रूप से ये एक कब 37 साल पहले 1,50,000 रुपये से स्थापना करके आज 113 करोड़ की बैंक हो गई है। मुझे लगता है कि इसके दौरान बहुत नियम से, बहुत तपस्या के साथ में इस संस्था को खड़ा किया होगा। बहुत लोगों का इसमें योगदान होगा, जिन्होंने एज ए स्टाफ काम किया, जिन्होंने एज ए मैनेजर काम किया, जिन्होंने एज ए बोर्ड में काम किया, जिन्होंने एज चेयरमैन काम किया, जिन्होंने एज वाइस चेयरमैन काम किया, वो सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन 2-4 बात जरूर करूँगा। सबसे ज़्यादा चिंतित जो मैं रहता हूँ, और मैं अक्सर उसको जब मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसा भी प्लेटफॉर्म मिलता है मैं तो कह देता हूँ। मुझे विधानसभा का प्लेटफॉर्म मिला, वहाँ पर कह दिया, और जहाँ भी मिलता है मैं कह देता हूँ। आज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में शहर के आमजन हैं, शहर के वरिष्ठ जन हैं, शहर के सामान्य जन, और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आज इस देश में आपके और हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। मैंने 5-7 दिन पहले एक वीडियो देखी एक पत्रकार महोदय की। भलाजी एक बच्चा उस वीडियो में कह रहा था, आप मेरे पेज पर देख सकते हैं, कि मेरे ऊपर गेमिंग के चक्कर में 96 लाख का कर्जा है। छात्र है वो, उसने कॉलेज भी नहीं करी, 96 लाख का कर्जा है। और अभी 2 दिन पहले एक कांस्टेबल की वीडियो आई कि मैं कांस्टेबल हूं, मेरे ऊपर 15 लाख का गेमिंग का सट्टे का कर्जा हो गया है, अगर मुझे चंदा प्राप्त नहीं हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगा। वो व्हाट्सएप के अंदर है, सबके पास में, सबके। ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? ये हालात देश के लोगों के सामने हम लोग गंभीरता से इसके ऊपर सोचते क्यों नहीं है? पार्लियामेंट कहां खड़ा है? बाबूजी हरिमोहन जी, पार्लियामेंट कहां खड़ा है? पिछले 10 सालों में 12 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। ऐसा क्या हो गया कि 12 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप लोग समझते हो इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक भी व्यक्ति 12 लाख लोगों में से जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी, उनको निश्चित रूप से कोई ना कोई देश की नागरिकता तो मिली होगी, तभी तो एप्लीकेशन लगाएगा, भाई मुझे फलाने देश की नागरिकता मिल गई है, यहां से मुझे फ्री करो। और कम से कम एक एक व्यक्ति 1000 करोड़ का व्यक्ति होगा जो इस देश को छोड़ के गया, इससे नीचे का नहीं होगा, ऊपर कितना भी हो सकता है। तो इन 10 सालों में 12 लाख, हजारों करोड़पति जो इस देश को छोड़कर गए, और वो हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए इस देश से लेकर जिन्होंने विदेशों के अंदर संस्थाओं का निर्माण किया, रोजगार का निर्माण किया, उन संस्थाओं के ऊपर, उन रोजगारों के ऊपर इस देश के बच्चों का, आपके परिवारों के बच्चों का अधिकार था। और अशोक चांदना जिम्मेदारी के साथ कह रहा है, आप पार्लियामेंट में चाहे सवाल लगा के देख लो, ये पार्लियामेंट का आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। और उसी की वजह से आज देश की यूथ पॉपुलेशन को किस में बिजी किया जा रहा है? सोशल मीडिया के ऊपर वो बना रहे हैं, आज हमने भिंडी की सब्जी खाई है, अब हम जा रहे हैं यहां से, पार्क के बाहर से निकले और अब हम जाके सो जाएंगे। इस पर व्यस्त है देश की यूथ पॉपुलेशन। ये कैंसर है, ये जो हमारे को गेमिंग, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसिंग, ये इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, आपके हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैंसर है। क्यों? कि यदि कोई व्यक्ति चमड़े का जूता बनाता है ना, तो उसमें हुनर होता है। यदि कोई व्यक्ति एक बुशर्ट सिलता है तो उसमें हुनर होता है। चाहे 2 रोटी कम कमाएगा, लेकिन वो हुनरवान व्यक्ति होगा, उसमें आत्मसम्मान होगा। यदि कोई व्यक्ति बाल काटता है, उसकी दुकान है, तो वो हुनरवान होगा, उसका आत्मसम्मान होगा, क्योंकि वो मेहनत पसीने की कमाई खा रहा है। यदि कोई व्यक्ति, मेरे पिताजी कहते थे मुझसे कि अशोक, जिंदगी में कुछ भी करो, यदि बूट भी पॉलिश करो
तो शहर के लोग ये कहने चाहिए कि यार बूट पॉलिश करनी तो फलाने के पास जाओ, बाकी बूट पॉलिश का मजा नहीं। ऐसे जिंदगी में कुछ आप लोग बन के दिखाना। तो वो हुनर, वो आत्मसम्मान आज इस देश से धीरे धीरे जा रहा है। अगर नहीं विचार करना है, अगर हमें आंखें ही बंद करनी है, कबूतर आंख बंद कर लेता है जब बिल्ली आती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बिल्ली को कबूतर दिख नहीं रहा। इन चीजों के ऊपर, आज ऑनलाइन सट्टे के ऊपर इस देश की युवा पीढ़ी कहां जा रही है, इसके ऊपर गहन मंथन होना चाहिए। हमारा समाज कहां जा रहा है, हमारे परिवारों की व्यवस्था कहां जा रही है, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान कहां जा रहा है। एक जमाना ऐसा होता था जब हमारे भारतीय समाज में घर के बाहर अगर कोई बड़े बुजुर्ग ताऊ जी या बाबा जी बैठे हुए हैं तो छोटे बच्चों की हिम्मत नहीं होती थी कि घर से बाहर निकल जाए। अगर पूछ लिया कि बेटा कहाँ जा रहा है तो जवाब देने की हमारे में हिम्मत नहीं होती थी। एक वो समाज भी था, हमारा वो भी समाज है। हमारे तो नदियों के नाम, पेड़ों के नाम, गायों के नाम है। हम तो उस समाज से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है कि जिसमें मतलब पशुओं के भी नाम होते हैं, पेड़ों के भी, नदियों के भी, पहाड़ियों के भी नाम होते हैं। हम उस संस्कृति से जुड़े। लेकिन आने वाले समय में मेरा ये मानना है, क्योंकि आप सब गणमान्य लोग हैं, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग क्या समाज को, बच्चों को, युवाओं को सही दिशा में लेकर जा रही है। अगर इसके ऊपर हम विचार विमर्श नहीं करेंगे, आपस में चर्चा नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है कि यदि आप इसके ऊपर विचार करेंगे तो 4 बात का इसमें कोई ना कोई सुधार हम लोग करने के दिशा में बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी तो कोई विचार ही करना नहीं चाहता, कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता। अगर चर्चा नहीं होगी, विचार नहीं होगा तो सुधार भी नहीं होगा। तो मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूँ कि इस दिशा में, जिस दिशा में हमारे देश का युवा जा रहा है, हम तो काम कर रहे हैं, हमारे से जितनी बनेगी हम तो काम कर रहे हैं, और जो हमारे पास में आता है उसको हम शिक्षा वही देते हैं। ये तो हिम्मत वाले होते हैं, प्रेमी जी जैसे, जो खुला दिल करके सारा काम कर देते। उतनी हिम्मत नहीं है हर किसी, लेकिन हम, हमारे पास जो आते हैं उनको शिक्षा अच्छी देते हैं कि भाई आपका काम इस वजह से नहीं हो पाया, ऐसे करेंगे, लेकिन आप ऐसे ऐसे चलो, आगे ज़िंदगी में ऐसे मिले। कम से कम हम इन चीज़ों के ऊपर सोच विचार करें, और जिससे जितना हो। ये तो जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति सारा इनकलाब ला देगा, कोई 10 मिनट, कोई आधा घंटा। मैं शिक्षित बेरोजगार लोगों से चर्चा करता हूँ, कहते साहब बेरोजगार हैं। मैंने कहा बेरोजगार अगर आप हैं और आप शिक्षित भी हैं तो घर के 2 बच्चों को ट्यूशन दे दो। समाज सेवा करना चाहते हो, गांव के 5 बच्चों को बिठा दो, गरीब परिवारों को, उनको ट्यूशन दे दो 2 घंटा। अगर खाली बैठे हो तो कुछ समाज सेवा कर दो, गांव के 20 बच्चों को बिठा के आप मैथमेटिक्स की ट्यूशन दे दो, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें ट्यूशन दे दो, आपका समय नष्ट नहीं हो। और सुदामा सेवा संस्थान, इसी बात से मेरे को याद आया, बुजुर्ग लोगों की सेवा का जो एक बीड़ा बूंदी के विधायक महोदय ने उठाया हुआ है दशकों से, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि ऐसा सोच और विचार किसी ने किया तो सही। और आपसे मार्गदर्शन लेकर मुझे लगता है आने वाले समय में और भी लोग इस प्रकार के अच्छे काम करेंगे। आप सब लोगों ने यहाँ बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, हमको इस आपके अधिवेशन में कई चीज़ें सीखने को मिली, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय का विशेष धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम। हम सबके मार्गदर्शक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और बूंदी के विधायक आदरणीय हरिमोहन जी शर्मा साहब, कांग्रेस के उभरते हुए नौजवान नेता, पूर्व मंत्री हिंडोली के विधायक आदरणीय अशोक जी चांदना, बूंदी कांग्रेस के अध्यक्ष और पाटन के
विधायक आदरणीय CL प्रेमी जी, बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सम्मान्य अध्यक्ष सतीश जी, उपाध्यक्ष युद्धराज सैनिक सोनी जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने इस 23वीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित बैंक परिवार, मैं सबसे पहले तो इस शानदार आयोजन की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सहकारिता के क्षेत्र से मेरा भी थोड़ा बहुत लगाव रहा है। मैं लैंड डेवलपमेंट बैंक का चेयरमैन रहा, मार्केटिंग सोसाइटी का भी चेयरमैन रहा। आपकी उपस्थिति और सभा में आपका अनुशासन इस बात की गवाही दे रहा है कि आपका बैंक परिवार के प्रति, अंशधारियों के प्रति संपूर्ण जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व की भावना से काम कर रहा है। कई आम सभाएं मैंने देखी है जहां संचालक मंडल के कामकाज को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो आम सभाएं अखाड़ा बन जाती है। आपकी आम सभा बैंक के बेहतरीन कामकाज का संकेत दे रही है। मैं इसके लिए भाई सतीश जी को और पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारी बात प्रेमी जी ने, अशोक जी ने, आदरणीय हरिमोहन जी शर्मा साहब ने कही है। प्रेमी जी ने तो बैंक के बारे में कामकाज को लेकर जो कहा है उस पर तो मैं इतना सा ही कहना चाहूंगा कि तब प्रेमी जी का लक्ष्य था कि मैं MLA बनूं, इसलिए दिल खोलकर लोगों के लिए काम करूं। आप में से कोई बैंकिंग सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर MLA बनने की सोच रहा हो तो आज के युग में प्रेमी जी की तरह मत करना, वरना प्रेमी जी तो MLA बन गए, वो MLA बनेंगे कि नहीं बनेंगे लेकिन ठीक जगह पहुंच जाएंगे। अशोक जी ने ऑनलाइन गेमिंग की चर्चा की। सहकारिता क्षेत्र के इस आंदोलन से जुड़े हुए प्रबुद्ध जन यहाँ बैठे हुए हैं। ये बात सच है कि ये सहकारिता की आम सभा है, बैंक की आम सभा है, और इसे आम सभा नहीं कह सकते। ये सहकारिता की भावना है कि आम सभा एक तरह से बैंक के कामकाज की पब्लिक ऑडिट होती है। अब जब हम पब्लिक ऑडिट का हिस्सा बनकर बैंक के कामकाज के विश्लेषण के लिए बैठे हुए हैं, लेखा जोखा, ब्यौरा, लाभांश, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। तब समसामयिक विषयों पर भी अगर हम चर्चा करें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। सहकारिता आजादी के पहले से ही
समाज जीवन में समृद्धि और सहयोग की भावना से एक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुई। और आप सब जानते हैं, इसे कोई बहुत विस्तार पूर्वक बताने की आवश्यकता नहीं है कि सहकारिता का जो मूल मंत्र है, जो विचार है, तत् समय की समाज व्यवस्था में छोटे छोटे कामों के लिए साहूकार से समाज को कैसे मुक्ति दिलाई जाए और साहूकार से समाज को मुक्ति दिलाए, उसमें से सहकारिता का सोच बना। समाज में सब मिलकर परस्पर एक काम का ऐसा यंत्र तैयार करें कि हम परस्पर सहयोग ही नहीं, उसमें से आर्थिक समृद्धि का मार्ग भी धीरे 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 व्यक्ति का बनाने का रास्ता बनाते हैं। 36-37 साल पहले 150 रुपए के कमरे से प्रारंभ बैंक का स्वरूप, यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि बैंक ने नए पायदान तय किए हैं। बूंदी के विकास में, बूंदी के आम आदमी अंशधारी के विकास में, और मैं जब बूंदी के विकास की बात कर रहा हूं तो व्यक्ति की सबलता, व्यक्ति का विकास ही समाज का विकास है और समाज का विकास ही राष्ट्र का विकास है। व्यक्ति कैसे सबल हो, शक्तिशाली हो, ताकतवर हो और उसमें परस्पर समाज का सहयोग बने, इसके लिए सहकारिता से बड़ा दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से सहकारिता के क्षेत्र में जिस भाव से, जिस विचार से इस आंदोलन का उदय हुआ, ये केवल अपने अंशधारियों तक नहीं, इस भारत राष्ट्र के महाराष्ट्र, गुजरात जैसे कई प्रांतों में सहकारिता का आंदोलन जीडीपी का आधार बन गया। जीडीपी का आधार, बड़े बड़े सार्वजनिक उपक्रम जैसे प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में बड़े बड़े शुगर मिल, आम आदमी की आमदनी को इस रूप से बढ़ा दिया कि स्टेट की जीडीपी में सहकारिता का बड़ा योगदान बन गया। लेकिन राजस्थान में सहकारिता का मूवमेंट बेहतरीन तरीके से, सुंदर तरीके से चलते हुए भी उस पायदान पर नहीं पहुंचा। और मैं क्या है, अपना एक एक्ट है और उन्हें स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र परिवेश में, आम आदमी के हित में, संस्था के हित में जिस प्रकार काम करने की छूट होनी चाहिए, हमारे यहां पर सहकारिता में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है सहकारिता में, अध्यक्ष जी हरिमोहन जी भाई साहब, आप तो संस्थापक हो, इस राजस्थान के सहकारिता के आंदोलन में सबसे बड़ी रुकावट है तो रजिस्ट्रार की धारा 38 की शक्तियां। जब रजिस्ट्रार की धारा 38 की शक्तियों का उल्लेख होता है तो फिर कोई मायना नहीं रखता पब्लिक के इलेक्टेड बोर्ड का, कोई मायना नहीं रखता आपकी आम सभा ने कोई प्रस्ताव पारित कर दिया। ये जो धारा 38 कोऑपरेटिव एक्ट की सहकारिता के रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार के माध्यम से आपके डिप्टी रजिस्ट्रार को, सहकारिता के अधिकारी बैठे होंगे। राजस्थान के सहकारिता मूवमेंट में इस पावर ने ग्रहण लगा दिया और उस
उसके लिए रजिस्ट्रार उत्तरदायी नहीं है। रजिस्ट्रार की इस असीमित शक्ति के पीछे अगर कोई संस्था पूरी ताकत, ईमानदारी और दृढ़ता से काम कर रही है और लोकप्रियता के चरम पर, उच्च पायदान पर पहुंच रही है, और वो सरकारी राजनीतिक हस्तक्षेप से बाहर के दायरे में है, तो उसको कैसे कब्जे में लिया जावे, उसमें कैसे हस्तक्षेप किया जावे, सरकारों की इस मंशा को पूरा करने में वो धारा 38 योगदान देती है। और जब तक राजस्थान का सहकारिता आंदोलन गुजरात की तरह, महाराष्ट्र की तरह, अन्य प्रांतों की तरह सरकार के नियंत्रण और सरकार के हस्तक्षेप को बार बार प्रभावित करने वाले हस्तक्षेप से उन्मुक्त होकर स्वच्छंद रूप से काम नहीं करेगा, हम सहकारिता का आंदोलन तो चला रहे हैं, संस्थाएं भी चला रहे हैं, संस्थाओं को बेहतरीन तरीके से भी चला रहे हैं, लेकिन संस्थाओं को उस मौलिक स्वरूप तक पहुंचाना जहां यह आंदोलन व्यक्ति की आजीविका का इतना बड़ा, आर्थिक समृद्धि का इतना बड़ा रास्ता तैयार कर दे कि जब प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद और जीडीपी की गणना हो तो सहकारिता उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दे, महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई 0/0 भी इस रूप में गिनती है। तो कहीं ना कहीं आत्म मूल्यांकन का, आत्मचिंतन का विषय कि राजस्थान में सहकारिता का आंदोलन उस चरम तक क्यों नहीं पहुंच पाया। और इसीलिए मध्य मंच पे 3 विधायक बैठे हैं। आजकल विभागों की चर्चा, मैं भी राजस्थान विधानसभा का 2 बार हिस्सा रहा हूं, विभागों की चर्चाएं औपचारिक होने लग गई और डिमांड्स पर जब विभाग की चर्चा होती है तब पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान भर के तमाम जनप्रतिनिधियों को अपना पक्ष, अपनी बात, अपना नजरिया हर एक विषय पर रखने का अवसर मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य से अब ये सारी चीजें औपचारिक हो गई और औपचारिक नहीं हुई, सरकार की मंशा के दायरे में हो गई है। और मुझे तकलीफ है कि इस बार सदन कैसे चल गया। सारे राष्ट्र की विकास की कुंजी शिक्षा है, सारे प्रांत के विकास की कुंजी शिक्षा है, और सदन साल में एक बार शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करे। शिक्षा के सामने क्या चुनौतियां, क्या उसमें बेहतरीन सुधार किए जाने की आवश्यकता, क्या परिस्थितियां हैं जिनमें सुधार सदन और सरकार चर्चा करके परस्पर सामंजस्य से एक रास्ता बना सकता है। मेरे ख्याल से राजस्थान के इतिहास का यह पहला अवसर होगा जब होम, गृह और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण महकमे पर सदन में चर्चा नहीं हुई। सदन में चर्चा, और चांदना जी कह रहे थे ऑनलाइन गेमिंग समाज को प्रभावित करने वाला कोई भी विषय जिस पर चर्चा होना आवश्यक है, समाज उससे प्रभावित हो रहा है, समाज की नस्लें प्रभावित हो रही है, सरकारें अगर नजरअंदाज करेगी तो चर्चा कौन करेगा। राजस्थान का गृह मंत्रालय, कानून व्यवस्था की स्थितियां कितनी विकट है। आज हालात ये है, पहले तो लोग कहते थे कॉलेज जाने वाली बहन बेटी सुरक्षित घर लौटकर आ जाए, अपराधी की मानसिकता बहुत बढ़ रही है। अब तो समाज में किस प्रकार की स्थितियां हो गई। हम सरकार को लपेटने के साथ साथ समाज में भी गिरावट पर चर्चा करें कि घर के पड़ोस में खेल रही 5 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं, और इस पर सदन चर्चा करें। संपूर्ण रूप से समाज के प्रति, इस प्रदेश के प्रति जो उत्तरदायित्व है, एक एक व्यक्ति के प्रति वो सदन का उत्तरदायित्व बनता है।
और उस सदन में इस पर एक मौलिक चिंतन करके क्या कुछ सदन का निर्णय, सदन की चर्चा रास्ता बनाती है समाज के लिए। पहली बार दोनों पे नहीं हुई ना चांदना जी? क्यों चांदना साहब, दोनों विषय पे चर्चा नहीं हुई? होम पे और एजुकेशन पे। मेरे सामने प्रबुद्धजन बैठा हुआ है, प्रबुद्धजन बैठा हुआ है। अगर राजस्थान की विधानसभा में प्रदेश के कानून व्यवस्था, गृह मंत्रालय और सारे समाज की तस्वीर का सुंदर चित्रण शिक्षा के माध्यम से किया जाता है, उसमें हमें क्या क्या भविष्य की चुनौतियों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर्स के नजरिए से क्या क्या मूल्यांकन करके आज समय की चुनौतियों और आवश्यकताओं के हिसाब से हमें क्या बदलाव किए जाने चाहिए, ये सदन चर्चा करता है। और उसमें से एक पटरी तैयार होती है, रास्ता तैयार होता है, और सदन भागने लग जाए तो फिर कहां चर्चा होगी? इन चर्चाओं से सदन भागने लग जाए, कहां चर्चा होगी? और जब सदन भागने लग जाए तो चर्चा का प्लेटफॉर्म बनता है जनता का दरवाजा, समाज। और इसीलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, चांदना जी की चिंता व्यर्थ नहीं थी। आज केवल समाज नहीं गिर रहा, सरकारों का नैतिक आचरण गिर रहा। सरकारों के कामकाज के दायरे में, उनके एजेंडे में केवल सत्ता के पायदान पर बने रहना, सत्ता के पायदान पर किस तरीके के हथकंडों से चढ़ सकते हैं, उस एजेंडे के अलावा समाज और समाज का आम आदमी उसके केंद्र से गायब हो गया। मेरे सामने सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए, अगर मैं ये सवाल छोड़ूं, क्या राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाला प्रदेश बन गया? स्तर पर, उन्नत स्तर पर ले जाकर हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के काबिल एक पीढ़ी जनरेट करने वाली शिक्षा इस राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र में लानी है। क्या ये चिंतन नहीं होना चाहिए? और जब जब इस चिंतन से सरकारें भागेगी तो आपके पास तो सरकारों को भगाने का मौका 5 साल बाद आएगा, लेकिन सरकारों को डराने का मौका रोज। जन चर्चा, और जन चर्चा से जन भीति बनती है। सरकारें लोकतंत्र में अगर किसी से डरती है तो जन चर्चा और जन भीति, जनता का भय। और इसीलिए इस प्रकार के प्लेटफॉर्म जब कहीं भी कहीं बुद्धिजीवी तबका समाज का बैठे तो ये आत्मचिंतन तो होना ही चाहिए। समाज किस दिशा में जा रहा है, सरकारों का नजरिया क्या है, सरकारें समाज के बारे में कितना सकारात्मक सोच रखती है, सरकारों का एक एक कदम। अब मैं बहुत जिम्मेदारी से आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज ये विषय नहीं है, विषयांतर होकर सब लोगों ने बात की और ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए मैं भी इस पक्ष को आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या कानून बनाने वाली, व्यवस्था देने वाली व्यवस्था का जिम्मा समाज को सुधारने का नहीं? यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं। जब भारत का संविधान लिखित रूप में नहीं था, लोक मान्यताएं संविधान के रूप में काम करती थी, आध्यात्मिक और धर्म की परंपराएं, तब लोग ज्यादा बंधनों में रहते थे, मर्यादा थी। गलत काम कर रहा है, धर्म हार रहा है, अनीति कर रहा है, धर्म हार रहा है। यानी वो बंधन जो समाज की मजबूत व्यवस्था ने समाज में कायम किए थे, वो इतने सुदृढ़ थे, इतने पक्के थे। अरे कोई छोटे मोटे की मर्यादा तोड़ेगा, धर्म हार हो रहा है, यानी कानून तोड़ रहा है। वो जो समाज के मर्यादाओं के कानून हजारों सालों से, आदि अनादि काल से, अनंत काल से, वो मर्यादाओं के, आचरण के, लोक मान्यताओं के कानून ने भारतीय समाज को इतना सुदृढ़ बना के रखा, इतना सुदृढ़ बना के रखा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में आया, न जाने कब से
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी आज कानून की किताब नहीं है, वो गीता है, वो रामायण है, वो कुरान है, वो बाइबल है, वो गुरु ग्रंथ साहब है। उसके हिसाब से काम करने वाली सरकारें, उनका आचरण गीता का अनुसरण जैसा लगता है क्या? उनका आचरण पवित्र रामायण के प्रति समर्पण जैसा लगता है क्या? उनका आचरण कुरान की आयतों के जैसा लगता है क्या? उनका आचरण गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के जैसा लगता है क्या? ये मूल्यांकन का भी समाज में लगातार चिंतन होता रहना चाहिए। केवल हम सहकारिता से समृद्धि का मार्ग नहीं, सहकारिता के भाव में सारे समाज को जोड़कर संपूर्ण रूप से किस तरीके से हम समाज के सामने एक ठीक व्यवस्था दे सकते हैं। खाली आप बैंक के अंशधारी हैं, शाम सभा में आ गए हैं, एक व्यापक चर्चा हो गई है, उस चर्चा में भागीदारी बनकर हमने एक औपचारिक एजेंडे का समापन कर दिया है और अगली बैठक उसका अनुमोदन कर देगी, इतना मात्र से काम नहीं चलेगा। समाज किस दिशा में जा रहा है, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं? समाज जिन फैसलों से प्रभावित होगा, विरति चरम संतोष कर पाना। भगवान राम जी ने वैराग्य का जीवन, जिसके जीवन में समृद्ध शक्तिशाली होने के बाद संपूर्ण त्याग की भावना, सब सिंहासन छोड़ देना और जीवन में संतोष जैसी धारदार ये कहना, उस जीवन को आज तक समाज जीता है। क्या व्यवस्था में वो आज भी समाज का कोड ऑफ कंडक्ट आदि अनादि काल सृष्टि संसार जब तक रहेगा, ये सारी चीजें जीवंत रहेगी समाज में आइडल बनकर। क्या आज की सरकारें, आज जो कानून की किताब गीता है, संविधान, आज जो कानून की किताब रामायण का स्वरूप है संविधान, क्या सरकारें उसका संपूर्ण रूप से समाज हित में सदुपयोग कर रही? क्या सरकारों का संविधान सम्मत आचरण है? मुझे कई बार पीड़ा होती है, कई बार पीड़ा। देश में कुछ प्रांतों में आम चुनाव चल रहे हैं, मुझे आज इस अवसर पर कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, क्या भारत के चुनाव में भारत का नौजवान चुनावी एजेंडा बचा? क्या भारत के राज्यों के होने वाले चुनाव में, जहां हिंदुस्तान में अपनी आवाज, अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर साल भर व्यक्ति बैठा रहे, 1800 लोगों की शहादत हो जाए, क्या वो एजेंडा बचा? क्या भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी और मजदूरी में उसका बेसिक न्यूनतम मजदूरी कोई एजेंडा बचा? भारत के चुनाव में से आम आवाम गायब होता चला जा रहा है। भारत का चुनावी एजेंडा व्यक्ति की महिमा मंडन और सांप्रदायिक हो गया है। चर्चा करें, जो पाकिस्तान अपने कर्मों से, अपने आचरण से दुनिया के सबसे जर्जर देशों में पहुंचता जा रहा है, क्या उस पर चुनाव में भारत जैसे सबल शक्तिशाली 75 सालों की लोकतंत्र की यात्रा, स्माइलिंग बुद्धा जैसे 1971 के परमाणु बम्बों के विस्फोट के बाद शक्ति संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में बढ़ता हुआ 1996 तक पहुंचा, वो राष्ट्र अब एक जर्जर राष्ट्र की चर्चा करना, अपनी ताकत को परिभाषित करना समझने लगेगा। मैं समझता हूं ये गिरावट है, ये तरक्की नहीं है। ये सारी व्यवस्था आम आदमी केंद्रित है। अगर लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा है और लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा है, तो उसका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पुजारी हो सकते हैं, उसका देवता तो गरीबी की अंतिम रेखा पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसके लिए सहकार आंदोलन काम कर रहा है। उसके जीवन में आर्थिक समृद्धि का मार्ग बनाने के लिए सहकार आंदोलन काम कर रहा है। वो जिस रोज व्यवस्था के केंद्र में से हट जाएगा, वो उस रोज चुनाव के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत की आत्मा में खंजर के समान काम होगा और इसीलिए इस पर भी हमको चिंतन करना चाहिए। घायल होती है जब मुखिया सियासत का सांप्रदायिकता की भाषा बोले, और संविधान की आत्मा जब घायल होती है तो पूरा राष्ट्र प्रभावित होता है। वो गीता है, वो बाइबल है, वो कुरान है, वो रामायण है, आज के युग की।
और इसीलिए मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, बहुत शानदार तरीके से आप बैंक चला रहे हैं और बेहतरीन तरीके से। हमारे केंद्र में वो होना चाहिए अंशधारियों के साथ साथ हम अब बैंक में बैठकर ये भी चर्चा करें कि ये केवल संविधान और सरकार का एजेंडा नहीं कि गरीबी की अंतिम सीमा तक बैठा हुआ व्यक्ति केवल प्रधानमंत्री आवास और उसके आधार पर बैंक भी उसके जीवन में मौलिक सुधार लाने के लिए क्या टोकन योजनाएं प्रारंभ कर सकती। हम सब लोग समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सारा सामाजिक चिंतन और सारा दायरा हमारे पास होना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति का सोच पूरे विश्व का आदर्श सोच बन जाता है और इसीलिए हमको सब सामूहिक चिंतन के आधार पर अपना निर्णय करके बैंक को मजबूत करें, व्यवस्थित करें। बैंक का लाभ एक तरह से अंत्योदय, जिसको कभी भैरव सिंह जी ने चलाया था, अंत का भी उदय। अंत्योदय का मतलब जिसका अंत हो गया उदय। समाज में आज भी 75 साल बाद ऐसा तबका है जो अंत के किनारे खड़ा है। सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ें, हम भी सब लोग मिलकर उनकी चिंता करें और समाज में नैतिक रूप से जो गिरावट आ रही है वो गिरावट तो आएगी भाई। शिक्षा पर चर्चा से सरकार भागेगी और सरकार भागेगी तो सरकार को रोकेगा कौन? सदन में विपक्ष रोकेगा, सड़क पर जनता रोकेगी। और इसलिए यहां बैठे हुए लोग, आम आदमी की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर ज्यादा है, आम आदमी की जिम्मेदारी। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना, इस समय जिस प्रकार की परिस्थितियां समाज के सामने, देश के सामने हैं, समाज भी जितना ड्रिलमेंट जिसका होता जा रहा है वो भी हमारे लिए चिंता। केवल हम सरकारों की खाल खींचे इतना सा नहीं, समाज में भी जो नैतिक गिरावट आ रही है उसका आधार शिक्षा हो सकता है। अब शिक्षा की चर्चाओं से सरकारें भागने लग गई। सरकारें भागने लग गई तो समाज में समरसता, समाज में उत्थान, वैचारिक उन्नयन, इस पर भी हम सब लोग किस तरीके से परस्पर योगदान दे सकते हैं। हमारी सनातन परंपराएं कितनी सुदृढ़ है कि समाज को हजारों सालों तक कानून की तरह मर्यादाओं में बांधकर चली है, वो क्यों खोते चले जा रहे हैं, क्यों उनका सत्यानाश करते चले जा रहे हैं। इन सारे विषयों पर समाज चिंतन करे, आगे बढ़े। बहुत शानदार तरीके से भाई सतेश जी और उनकी टीम काम कर रही है। मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा कि ये उत्तरोत्तर तरक्की करें, ये बूंदी का बैंक बूंदी की जीडीपी का आधार बना दे, समाज को इस तरक्की के इस राह पर ले जावे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस अवसर पर मुझे याद किया, मैं आभारी हूँ। दमदार बेड़ा पार, आप सबका आभार। यहाँ के उपरांत बाहर हरियाली में आपके लिए सहकार स्नेह भोज का आयोजन है। कृपया उसमें भागीदार बनकर उस सहकार रस का आनंद लें।